हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे डिस्कस कंपनी लॉ का इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि आता है यूनिट 6 कमर्शियल लॉ के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का मतलब कैसे कंपनी स्टार्ट होती है, कैसे हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। कंपनी है क्या? इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद एन एम ऑफ डूइंग बिजनेस विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. It is an association of person who have come together to carry on lawful business with a common goal of making profits. तो इसका क्या मतलब है? कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, नकली इंसान है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इंसानों की तरह उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती, जैसे हम मर जाते हैं तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती नहीं, ये परपेचुअली सक्सीड करती रहती है और उसकी एक अपनी कॉमन सील होती है, ठीक है। और वो एक एसोसिएशन होती है ऐसे लोगों का जिन लोगों ने इकट्ठे सोचा होता है कि हम मिलके काम करेंगे और हमारा कॉमन गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना, ठीक है। इसके अंदर कंपनी जो है ये परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे इन तीनों चीज़ों को कैरी करती है, वो जो कंसेप्ट है उसी को ही कहते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का लीगल कंसेप्ट है, जिससे हम एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पर्सन इन लॉ मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है लॉ में। इट अलाउज द कंपनी टू हैव सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इंक्लूड राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ओन प्रॉपर्टी, sue or be sued. Corporate personality also means that the company is separate from its owner and shareholders and is responsible for its own action and its liabilities. जिस तरीके से एक इंसान के पास एक राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, उसी तरीके से एक कंपनी भी जो है, जब उसको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिल जाती है तो इसका ये मतलब होता है उसके पास भी वही राइट्स और ड्यूटीज़ आ जाती हैं। वो भी कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, बना सकती है उनके अंडर, ठीक है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है और कंपनी खुद भी किसी और के द्वारा स्यू हो सकती है, ठीक है। मैं कंपनी लॉ का जो बेयर एक्ट है, जो पीडीएफ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए। कभी कभार मैं बेयर एक्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये केस है 1897 का। इसके अंदर क्या था, यही आया कि क्या कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी है और क्या वो कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से अलग होती है या कंपनी सेम होती है। तो इस केस में क्या था, कोर्ट ने क्या कहा था कि कंपनीज राइट टू स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम इज अ डिस्टिंक्ट लीगल राइट एंड दैट अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द कंपनी डेट सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ शेयर होल्डर। दो सोलोमन वॉज होल्ड though Solomon was holding almost all of the shares of the company and was secured creditor, and as a result he was in priority of payment as compared to unsecured creditors. तो यहाँ जो सोलोमन था, भले ही वो सारे के सारे शेयर्स जो थे, मेजॉरिटी मतलब 99% शेयर्स जो है सोलोमन होल्ड करा था और 1% जो है कोई और बंदा, तो कंपनी ने कहा कि ये सारी कंपनी जो है सोलोमन की है। क्यों? क्योंकि ये तो 99% ओन करा है। पर नहीं, कोर्ट ने कहा भले ये 99% होल्ड करे, ये क्या है, ये कंपनी ही नहीं है, ये कंपनी का शेयर होल्डर है और कंपनी और सोलोमन दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, समझे। तो इसलिए भले ही ये 99% होल्ड कर रहा था, तो क्या था, ये शेयर होल्डर था और ये उस कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी था। तो इसको जो है कंपनी ने एक अलग आदमी माना। क्यों? और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो ये क्या कह रहे थे कि भाई सोलोमन तो क्या है, सोलोमन ही कंपनी है, ठीक है, उसी ने ही 99% होल्ड किया है। तो जो कंपनी को आप लिक्विडेट कर रहे हो, हमारे को पहला हक मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोलोमन जो है वो खुद ही कंपनी है, क्योंकि वो खुद ही तो ओनर हो गया 99% का। पर नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया कि भले वो 99% का ओनर हो या 95% का ओनर हो, पर उसकी जो एंटिटी है वो कंपनी नहीं है, वो ही इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर्स ही इज़ होल्डिंग, ठीक है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961, इसमें क्या था, ली जो था ये डायरेक्टर था एंड पायलट ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है। बोथ वर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज़, ठीक है, और माना गया कि इनके बीच में मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप थी और ये दोनों अलग बंदे थे। क्या? कंपनी अलग थी और ली अलग था। रिजल्ट क्या था, ली वाइफ वॉज एंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन फॉर लीज डेथ। ली हेल्ड 2999 shares from 3000. The court rejected the plea of lifting the corporate wheel. It was immaterial that Lee was holding almost all the share of the company. तो यहाँ भी कोर्ट ने यही कहा, चाहे उसके पास 2999 थे, पर वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है, कंपनी एक अलग है और वो अलग है। ली शेयर होल्डर है, वो कंपनी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ली की ही सारी कंपनी और ली, नहीं, ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, वो शेयर होल्डर है, ठीक है। कंपनी एक अलग एंटिटी है और ली जो है वो एक अलग एंटिटी है। आपको बस ये चीज़ समझना है, ठीक है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा पीछे केसेस में कि यार यहाँ इसने 2999 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, फिर भी ये बंदे कह रहे हैं यार ये कंपनी से अलग है, जबकि इसने तो 99 क्या बहुत सारा का सारा शेयर इसी के पास ही है, तो ये तो एक तरीके से ओनर ही हो गया कंपनी का, फिर तो ये इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को ये हटाने के लिए
लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट आया था। इसका ये मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी एंड लुकिंग एट द इंडिविजुअल पीपल बिहाइंड द कंपनी। इन अदर वर्ड्स, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग बियॉन्ड द लीगल एंटिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। Lifting the corporate wheel allows the court to hold the individual in control of corporation liable for the corporation debts and other liability. This can occur when courts find that the individual controlling the corporation has abused the corporate form or when the corporate form has used to commit fraud. तो क्या किया कोर्ट ने, देखा कि यार इस अगर हम पीछे वाले केसेस को देखें तो कभी कोई लोग उसका मिसयूज़ ना कर दें, क्या कि हम तो कंपनी है ही नहीं, हम तो कंपनी से अलग हैं, भले ही हमारे पास 2999 शेयर्स हैं पर वो उसके थ्रू फ्रॉड कमिट करने लग जाएं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट हटाए कि आप कोर्ट जो है वो पर्दा हटा के देखेगी कि भाई कि जो बंदा है और जो कंपनी है वो दोनों सेपरेट एंटिटी हैं या नहीं है, और कहीं जो वो बंदा है वो मेजॉरिटी स्टेक लेके कोई फ्रॉड तो नहीं कमिट कर रहा है इनोसेंट लोगों के ऊपर। ठीक है, कोई लाइबिलिटीज़ तो इम्पोज नहीं कर रहा है, कहीं वो कॉर्पोरेट अपनी आइडेंटिटी को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, उसको एब्यूज़ तो नहीं कर रहा है। तो इसी कंसेप्ट को लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील के ना ये केसेस हैं, आप सारे केसेस याद मत करना, बस ना हल्का सा नाम देख लो कि आपने डेमलर वर्ड देख लो वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी, इनरे दिनशॉ मैनेजी, गिलफोर्ड मोटर कंपनी, CIT मीनाक्षी मिल्स, वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, ये 4-5 वर्ड्स जो है आप याद कर लो। बाई चांस अगर लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील के उन्होंने केसेस पूछे तो आपको पता हो कि हाँ ये वाला केस मैंने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, बस आप नाम याद करने की कोशिश करो। आप काइंड्स ऑफ कंपनी किन किन तरीके की होती है। सबसे पहले होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, जो हम किसी एक्ट के अंदर बनाते हैं या किसी स्टैट्यूट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जिन कंपनीज को हम कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। 1% कंपनी 2(62) ऑफ द कंपनीज एक्ट में दे रखी है। ठीक है, मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बंदा होता है और वो जो होता है सोल डायरेक्टर या फिर एक ही डायरेक्टर होता है उसी कंपनी का, उसी को ही हम कहते हैं 1% कंपनी। 268 क्या बात करते हैं कंपनीज एक्ट का, प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसमें ना रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। आप जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो इधर से उधर ऐसे एकदम से नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी किस में दे रखी है, 271 में, ये आप याद कर लो। 68, 62 और 71 शेयर कैन बी इजीली ट्रांसफर, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अनलाइक प्राइवेट कंपनी। मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स की। मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हो, 3 डायरेक्टर होते हैं किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो ऊपर क्या थे, 2 डायरेक्टर थे, यहाँ 3 हो गए। मिनिमम ऊपर 2 मेंबर थे, 200 तक जाती थी, यहाँ मिनिमम क्या है 7 और अनलिमिटेड है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखी। काइंड्स ऑफ कंपनी, देखिए ये ना लेस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी ना आपको सिर्फ ना क्रक्स और बेसिक्स पता होना चाहिए कि स्मॉल कंपनी को ही पूछे तो होता क्या है। तो स्मॉल कंपनी क्या है, जिसमें जो है शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, या कोई ऐसा अमाउंट जो प्रिस्क्राइब कर दिया और 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ज़्यादा आप इसके टेंशन मत लो स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ठीक है, अ टर्नओवर ऑफ विच एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़ और सच हायर अमाउंट। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ 2 चीज़ें मेंशन हो रखी होती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। कंडीशन है उन्होंने बता रखी है और कंडीशन भी उन्होंने बता रखी है। आप ना कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले तो ये चीज़ ये कह रहे हैं, अब ये चीज़ कह रहे हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये कही है और सच अ हायर अमाउंट, अगर कोई स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब कर दे तो वो अमाउंट जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी। तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। 245 का कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो भैया जहाँ 51% जो है पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है या उससे ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। ठीक है, अच्छा स्टेजेस क्या होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। तो सबसे पहले आप कंपनी जब बनती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रमोशन, फिर आप उसको करते हो इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन के कंसेप्ट के अंदर ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इन सब वर्किंग फॉर्मेलिटीज़ की बात होती है, और उसके बाद फाइनली आप कंपनी को रजिस्टर करा लेते हो, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार विद हिज सिग्नेचर एंड द सील ऑफ हिज ऑफिस। द डेट ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन विल बी ऑन वन स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार इन द सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देते हैं उसके अंदर जो है वो कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी वो डेट भी स्पेसिफिकली मैंशनड होगी, और ठीक है उस डेट से ही कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान लिया जाता है। आइए पढ़ते हैं स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सबसे पहले है प्रमोशन, ये है फर्स्ट स्टेप। प्रमोशन इज डन बाय द प्रमोटर, ठीक है। डिसाइड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट नीड्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइन द फाइनेंशियल टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस बाय कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी। तो प्रमोशन क्या है, पहला स्टेप है, ठीक है। प्रमोशन जो करता है उस बंदे को प्रमोटर कहते हैं। उसका यही काम होता है कि वो डिसाइड करता है भाई जो ये कंपनी बना रहा हूँ ये किन सब चीज़ों में काम करेगी, क्या इस किस चीज़ के लिए कंपनी बनी है, ठीक है। वही उसके फाइनेंशियल टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें डिसाइड करता है और उससे रिलेटेड फिजिबिलिटी स्टडी करता है, ठीक है। ये पहला स्टेप है कंपनी बनाने में। कहाँ मेंशन है, 269 प्रमोटर डिफाइन करता है, ये आप नंबर याद कर लेना। और ये जो येलो चीज़ें हैं इसको आप बिल्कुल ना दिमाग लगाओ, आपको ये चीज़ बिना लिखे ही याद हो जाएगी, रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रमोटर क्या होगा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन दी प्रोस्पेक्टस, जिसको हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है हम आगे बताएंगे। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है कि कैसे कंपनी काम करे, ठीक है। ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, कंपनी को वो अफेयर्स देख रहा हो, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस पे डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो बंदा हो गया प्रमोटर। सेक्शन 3 जो है ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, ठीक है। अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, कैसे कैसे बना सकते हो, 7 और मोर पर्सनस जब हो तब आप बना सकते हो पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सनस हो तब आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, और जब 1 पर्सन हो तो आप 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, ये चार्टर और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो MOA के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, ठीक है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर। ये जो है कंपनी की रिलेशनशिप बताता है किससे, शेयर होल्डर्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव बनाता है जिसके लिए कंपनी बनी है, और कंपनी जो है वो वही काम और एक्टिविटीज़ कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो MOA में मेंशन ना हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके की बाउंड्री लो करता है, एक तो MOA क्या करता है, एक तरीके की बाउंड्री ले करता है, एक तरीके की लक्ष्मण रेखा है कंपनी के लिए, ठीक है, जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। आउटसाइडर्स मतलब जैसे किंगफिशर वाला है, घपला मचा के चला गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये आउटसाइडर्स को बताता है कि भाई अगर आप इस कंपनी से डील कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो आप जो है आपको पता होना चाहिए, और आपको कैसे पता होना चाहिए, उस कंपनी के MOA को पढ़ के कि भाई ये कंपनी इस चीज़ों से रिलेटेड ही काम करती है। अगर आपको चीज़ समझ आ रही है तो ही आप इन सब चीज़ों में काम करो या इन्वेस्ट करो, या अगर आप तो जो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो जो है कंपनी सिर्फ उन्हीं कामों में लगा सकती है जो उसके MOA में मेंशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो हीरे का काम करती है, तो ठीक है उसके MOA में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि भाई ये हीरे का काम करती है, ठीक है। और वो जो कंपनी है अब वो सिर्फ हीरे का ही काम कर सकती है, और जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हीरे के काम में ही लगा सकती है। ये नहीं कि कल वो प्लास्टिक की टॉयज़ की कंपनी में या प्लास्टिक के खिलौनों में वो सब पैसे लगाने लग जाए, क्यों, क्योंकि वो चीज़ उसके MOA में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब MOA कहाँ मेंशन है, सेक्शन 4 में MOA मेंशन है। और MOA के अंदर क्या चीज़ें होती हैं आप याद रखना, नैरोलैक से, ठीक है। नैरोलैक का जैसे पेंट आता है ना, इसी से आप याद रखिए, न्यूमोनिक है। नैरोलैक क्या है, नेम क्लॉज, ठीक है। R से क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। O से क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। O से क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। L से क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज। और C से क्या है, कैपिटल क्लॉज, ठीक है। नेम क्लॉज का मतलब होता है भाई वर्ड प्राइवेट लिमिटेड ऐड होता है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है अपने नाम में, लिमिटेड है तो मतलब वो एक तरीके की पब्लिक कंपनी है, ठीक है। उसका नेम बताता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताता है वो कंपनी कहाँ है और कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है। इससे क्या होती है, वहाँ की जुरिसडिक्शन पता चल जाती है कौन सी स्टेट की है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, जिसके लिए कंपनी बनी होती है। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है, भाई ये मेंबर्स की लाइबिलिटी को आउटलाइन करते हैं, लाइबिलिटी को बताते हैं। कैपिटल क्लॉज क्या है, मैक्सिमम कैपिटल जो है कंपनी जो है रेज कर सकती है, ठीक है। ये उसके बारे में बता। कंपनी लॉ में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। उसके अंदर हैं कुछ डॉक्ट्रिन, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये क्या कहता है, इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट विच स्टेट दैट एन एक्ट डन बाय अ कॉर्पोरेशन विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA। जो MOA के बाहर होगा, अगर कंपनी कोई भी ऐसा एक्ट करेगी तो वो अल्ट्रा वायर होगा, ठीक है।
और वो जो एक्ट होगा वो अल्ट्रा वायर्स के साथ साथ क्या हो जाएगा, इनवैलिड और अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों है, ये कंसेप्ट ये क्यों आया अल्ट्रा वायर्स का? दिस डॉक्ट्रिन इज जनरली यूज टू प्रिवेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन लाइन विद देयर स्टेटेड पर्पस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, हीरे की कंपनी जो है, अगर वो हीरे का काम छोड़ के हैं प्लास्टिक के टॉयज़ में लग जाए तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा उनके साथ तो धोखाधड़ी है ना। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच 1875, ये केस है, क्या है, अल्ट्रा वायर्स का। क्या है, अगर इस केस के अंदर क्या चीज़ बताई गई थी कि इवन द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स कैन नॉट वैलिडेट एन एक्ट दैट वायलेट द कंपनी लीगल रिस्ट्रिक्शन। तो चाहे कि सारे, फॉर एग्जांपल अगर हीरे की कंपनी जो है उसके अंदर 1000 शेयर होल्डर्स हैं, अगर 1000 के 1000 शेयर होल्डर्स भी कह दें कि भाई हम तो प्लास्टिक के टॉयज़ भी बना सकते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके एमओए में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप सिर्फ हीरो का काम ही करोगे, खिलौनों का काम नहीं कर सकते। बेल हाउस लिमिटेड वर्सेस सिटी वॉल्स प्रॉपर्टी, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, ये जो केसेस है ना, ये सब किसके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को कंट्रोल करते हैं। और एमओए क्या था, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताते थे कि कंपनी क्या करे। ये जो है इंटरनल चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट को, और ये जो है ये कंपनी के रिलेशनशिप को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रेगुलेट करता है। ठीक है, एमओए। ठीक है, अच्छा, एमओए किस में मेंशन है, सेक्शन 4 में। अगर आपको इसको ऑल्टर करना हो, चेंज करना हो तो सेक्शन 13 में। एओए किस में, सेक्शन 5 में। इसको चेंज करना है तो सेक्शन 14 में मेंशन है। ठीक है, आप इसको सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही चेंज कर सकते हैं एमओए को। एओए को आप स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज कर सकते हो। एक्ट जो एमओए के आप बाहर होगा वो क्या होगा, अल्ट्रा वायर्स होगा, प्लस उसको आप कभी रेटिफाई नहीं कर सकते, हमने पहले पढ़ा है। और एओए जो है, अगर एक्ट इज़ बियॉन्ड एओए तो वो अल्ट्रा वायर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रेटिफाई कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर प्रिज्यूम टू बी नोन टू ऑल पार्टीज डीलिंग विद द कंपनी। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स। क्या, ये कंपनी को बचाता है बाहर के लोगों से। कैसे? ये कहता है कि भाई जो भी बाहर के लोग हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेंगे, उन्हें पता होगा कि भाई कंपनी जो है ये काम करती है। ठीक है, वो बाद में ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं था। क्यों? यही कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की चीज़। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बड़े सिंपल शब्दों में ये चीज़ कहता है, जो भी एक्ट्स डायरेक्टर्स के होंगे, ठीक है, हम उनको बिल्कुल वैलिड मानेंगे अनलेस एंड अनटिल वो जो एक्ट हैं वो डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी के अंदर, जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके अंडर किए हों, सारे एक्ट्स वैलिड माने जाएंगे। दिस डॉक्ट्रिन अलाउ थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द कंपनी टू रिलाई ऑन द एजम्पशन that all internal corporate formalities have been followed and that the directors have the authority to act on the behalf of the company। तो इसका सिंपल सा ही मतलब यार, अगर हम ये चीज़ प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो बाद में डायरेक्टर क्या है, वो घपला करेंगे और कहेंगे नहीं जी हमने तो ये काम किया ही नहीं, ये तो किसी और ने कर दिया। क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी कंपनी की कभी भी। ठीक है, तो यही माना जाता है कि जो भी जो एक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स अपनी लॉफुल अथॉरिटी में, उनको कंपनी का एक्ट माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि यार कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट मतलब कंपनी के अंदर जो एक्ट है आप तो यही मान के उसके साथ काम करोगे ना कि डायरेक्टर्स ने अपना काम ढंग से किया है ना। ये दिस डॉक्ट्रिन वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द केस ऑफ Royal British Bank versus Turkmen 1856, where it was stated that a third party, in this case a creditor, was entitled to assume, ठीक है, बाहर की जो पार्टीज होती हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द इंटरनल फॉर्मेलिटीज़, जो कंपनी के अंदर के जो काम है, हैड बीन फॉलोड इवन दो इफ़ दे हैड नॉट इन फैक्ट बीन फॉलोड। चाहे आपने फॉलो किए हो नहीं किए हो, पर जो बाहर का बंदा है वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि भाई एक डायरेक्टर है, उसके अंदर इतनी सोच समझ होगी कि वो सारी की सारी इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं कंपनी की उन्हें फॉलो कराएगा। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, आउटसाइडर्स को। कहाँ, किससे, कंपनी से। और जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला था वो इसका रिवर्स है, वो प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ठीक है, तो आप ये चीज़ रट लो, याद कर लो। एंड दिस एक्ट एज एन एस्टॉपल। इंडोर मैनेजमेंट है ये किसमें दिया है, टर्कमैन रूल 1865 में। अल्ट्रा वायर्स जो है किसमें, एशबरी रेलवे वर्सेस रिच 1878। और कॉर्पोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है हमें मिला था सोलोमन वर्सेस सोलोमन 1896। आप ये ईयर के साथ केसेस और इनके जो डॉक्ट्रिन्स हैं आप याद कर लो अच्छे से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
में अभी टॉपिक 8 की थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा और उसी वीडियो में टॉपिक 9 और टॉपिक 10 भी कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है आपका कमर्शियल लॉ में कंपनी लॉ का पूरा इंक्लूडिंग CSR कवर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।